हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई वेलकम यू ऑन द चैनल द मैथ्स द कोड। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सेट थ्योरी के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, काफी प्रॉब्लम्स रहती है स्टूडेंट्स की, और उन्हें लगता है कि रिलेशन फंक्शन काफी टफ चैप्टर है, उनको समझ में नहीं आता है, और ये और ये और ये मतलब बहुत सारे एक्सक्यूजेस करते हैं। तो उन सभी एक्सक्यूज को छोड़ते हुए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे एकदम इजी तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, सो बिना देरी किए हम चलते हैं अपनी स्लाइड नंबर 1 पे। और जैसे कि इस टॉपिक का नाम ही रिलेशन है, तो सबसे पहले तो ये है कि रिलेशन के अंदर ऐसी कौन सी टर्म है जो सबसे फर्स्ट नंबर पर हमें पढ़नी पड़ेगी। तो रिलेशन के अंदर सबसे पहली टर्म आती है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब समझ में आएगा स्टूडेंट, तभी हम आगे की बातें पढ़ पाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले तो नहीं पढ़ा अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो स्टूडेंट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेसिकली इसमें एक वर्ड यूज हुआ है जो है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब तो आप जानते हो, दैट इज टू मल्टीप्लाई। ओके, तो इसका मतलब ये है बेसिकली हमें इसमें दो सेट्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तो लेट अस कंसीडर टू सेट्स और उनका फिर प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं कि उनका प्रोडक्ट कैसे निकलता है। ओके, तो सबसे पहले तो मान लीजिए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, और इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। और मान लीजिए बी एक और सेट है हमारे पास, दैट इज ए बी सी। मान लीजिए ए बी सी हमारे पास दूसरा सेट हो गया। अब हमें यहाँ निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए क्रॉस बी से। किससे? ए क्रॉस बी। अब निकालते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हमें बनाने होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले आएगा 1 ए, पहला ऑर्डर पेयर आएगा 1 ए। उसके बाद दूसरा ऑर्डर पेयर आएगा 1 बी। 1 ए एंड 1 बी, उसके बाद 1 सी। जब आपने 1 से सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बना दिया, अब सिमिलरली आप इस एलिमेंट 2 से भी ऑर्डर पेयर बनाइए। तो जो आगे ऑर्डर पेयर आएगा वो आएगा 2 ए, फिर आगे आएगा 2 बी, एंड फिर आएगा 2 सी। उसके बाद 3 से स्टार्ट होने वाले ऑर्डर पेयर, तो 3 ए, एंड ये आएगा 3 बी, एंड ये आएगा 3 सी। तो ये जो हमने किया है स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमने दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर बनाने से होता है। और ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनते हैं वो आपने देख ही लिया। इन ऑर्डर्ड पेयर में एक कुछ खास बात होती है। ये जो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं, ये सभी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई फॉर्म में लिखे हैं, है ना। एक्स वाई फॉर्म के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। और ये एक्स वाई फॉर्म के ऑर्डर्ड पेयर्स में से ये जो फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट है, ये है सेट ए का एलिमेंट। आप देख सकते हो वन एलिमेंट किसका है, सेट ए का है। ये एलिमेंट किसका है, सेट ए का। ये वाला एलिमेंट भी सेट ए का। सिमिलरली ये जो फर्स्ट नंबर पे लिखे हुए हैं ना किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर एलिमेंट, वे सभी एलिमेंट फर्स्ट सेट के होते हैं। और कोरस्पॉन्डिंगली जो y लिखा हुआ है वो सेट b का एलिमेंट है। तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को देने के बाद आपसे पूछा जाए, बताइए इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर को देख के आप सेट ए और सेट बी का आइडिया लगा सकते हैं कि सेट ए और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट होने वाले हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का आइडिया लगा दोस्तों। ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी नॉलेज है, उसको समझते हैं। तो एनी टू ऑर्डर्ड पेयर्स, एनी टू, तो इसको कहते हैं एनी टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। एनी टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ देयर corresponding elements are equal। ओके, तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। मतलब क्या है, सपोज कीजिए यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, और एक ऑर्डर पेयर है मेरे पास 2 3। तो ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे अगर फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ एलिमेंट इक्वल है, सेकंड नंबर पे लिखे हुए एलिमेंट इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि दो दीज टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। ठीक है, एक अलग एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3 और 4 हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है, तो ये 3 और 4 के ही इक्वल होगा।
इनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल है। देखो यहाँ फर्स्ट नंबर पे 3, फर्स्ट नंबर पे 3, सेकंड नंबर पे 4, इस पे भी 4। तो दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं अगर उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। अब आपको आइडिया लगा। तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया कि x+2 और यहाँ लिख दिया हमने y² और यहाँ पे आ गया हमारा 4 और 9। अब यहाँ से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। तो ये होता है ऑर्डर्ड पेयर का थोड़ा सा लॉजिक। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ऑर्डर्ड पेयर में और भी बातें हो सकती हैं, जैसे कि हाँ, सपोज कीजिए मान लीजिए हमारे पास ए एक सेट है और उस सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 3, या कुछ भी मान लीजिए, मान लिया इसके अंदर p एलिमेंट्स है, ओके। और हमारे पास एक दूसरा सेट है दैट इज b, और b के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारा q। हमने a और b पर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, यानी कि a क्रॉस b। अब a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b होंगे आपके p इंटू q। कितने एलिमेंट हो गए आपके, p इंटू q एलिमेंट हो गए। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। ये बात समझ में आने के बाद आप, अच्छा, जैसे कि मान लिया हमारे पास एक सेट है, ए इज इक्वल टू हो गया 1 2, ओके, और बी हमने एक और सेट मान लिया अपने पास से ए और बी। अब फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप फाइंड कर सकते हो बहुत आसानी से। कैसे फाइंड करोगे, 1a 1b 2a एंड 2b। तो आप सबसे पहले तो इस वाली कंडीशन को यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज पी। अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 2, number of elements in set B is also 2, then the number of elements in A cross B will be 2 into 2, that is 4 elements will be there। and कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 4 ही तो एलिमेंट्स हैं। तो A क्रॉस B के अंदर 4 एलिमेंट्स आ गए। अब हम फाइंड करते हैं B क्रॉस A। क्या फाइंड करते हैं, B क्रॉस A। अब B क्रॉस A के लिए A से बनाओगे आप ऑर्डर पेयर्स, तो सबसे पहला ऑर्डर पेयर बनेगा A1, अगला ऑर्डर पेयर बनेगा आपका A2, फिर ऑर्डर पेयर बनेगा आपका B1, फिर एक ऑर्डर पेयर बनेगा आपका B2। आपको यहाँ से देखकर आइडिया लग रहा होगा कि जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B फाइंड किया है वो जरूरी नहीं है कि B क्रॉस A के इक्वल आए, वो उसके इक्वल हो भी सकता है और उसके इक्वल नहीं भी हो सकता। ये बात समझ में आई आपको कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ना 3 सेट का प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक और सेट है C इज इक्वल टू, मान लिया ये हो गया Z। और क्या निकालना है आपको, निकालना है A क्रॉस B क्रॉस C। क्या निकालना है आपको, A क्रॉस B क्रॉस C। तो सबसे पहले तो आपने A क्रॉस B फाइंड किया, A क्रॉस B आपके पास है, और इसका फिर क्रॉस निकालना है Z के साथ, यानी कि सेट C के साथ। तो फिर ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 1AZ, मतलब 1AZ। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा आपका, 1BZ। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा आपका, 2AZ। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा आपका, 2BZ। तो ये हो जाएगा आपका A क्रॉस B क्रॉस C। ये जो डिनोट करता है, ये डिनोट करता है हमारा 2 डायमेंशनल स्पेस को। किसको डिनोट करता है, आपका 2 डायमेंशनल स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 डायमेंशनल स्पेस। और ये जो रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमने 3 बार प्रोडक्ट किया है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका 3 डायमेंशनल स्पेस को। इसको 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको आइडिया लगा कि ए क्रॉस बी के अंदर P इंटू क्यू एलिमेंट होंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस C कैसे निकालना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस A इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा ऐसा आपको आइडिया लगा। अब बात करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट को तो समझ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। यही तो है हमारा मेन टॉपिक, इसको ही तो समझना है, रिलेशन को। रिलेशन के बारे में ही तो गड़बड़ा है हमारे पास, ठीक है। चलो तो रिलेशन पढ़ते हैं अब। तो रिलेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं 2 सेट एज्यूम करता हूं, या एक ही सेट एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए सेट। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है और वो है 1 2 3। ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू 1 2 3। अब इस पे हम निकालते हैं ए क्रॉस ए। क्या निकालते हैं इस पे, ए क्रॉस ए। और ए क्रॉस ए तो आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। अब आप बहुत होशियार बच्चे हो। 1 1 1 2 1 3, इसके बाद 2 1 2 2 एंड 2 3, और इसके बाद 3 1 3 2 एंड 3 3। आपने बेसिकली ए क्रॉस ए फाइंड कर लिया। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बेसिकली इस ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। सबसेट कब बनेगा, सबसेट तब बनेगा जब आप इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से रिलेट कर दोगे। अब एक दूसरे से रिलेट करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए। तो बेसिकली रिलेशन बनाने के लिए
ए क्रॉस ए का सबसेट बनाना पड़ेगा। ए क्रॉस ए का सबसेट बनाने के लिए इन एलिमेंट्स को आपस में एसोसिएट करना पड़ेगा, और अगर एलिमेंट्स को आपस में एसोसिएट करना है तो एक कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो बेसिकली रिलेशन बनता है एक कंडीशन से। अगर हमारे पास एक कंडीशन है तो हम उस कंडीशन के बेस पर ए क्रॉस ए का सबसेट बना सकते हैं, और उस ए क्रॉस ए के सबसेट को ही हम रिलेशन बोलेंगे। तो क्या करना है, हमें एक कंडीशन बनानी है, या तो हमें दी हुई होगी, गिवन ही होगी वैसे तो। बेसिकली हमें उस कंडीशन के बेस पर हमें ए क्रॉस ए का सबसेट बनाना है, और उस सबसेट को ही हम रिलेशन कहेंगे। अब कंडीशन कैसी बन सकती है? कंडीशन बन सकती है इस टाइप से। मान लीजिए आर रिलेशन की कंडीशन है सच दैट कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं एक्स वाई फॉर्म के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, हमें सिर्फ वे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिनमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। कौन से ऑर्डर चाहिए? जहां पर हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, जहां पर x जो एलिमेंट है वो है सेट ए का, और जो y एलिमेंट है वो भी सेट ए का। x और y, क्योंकि हमने तो यहाँ पे एक ही सेट लिया है ना, तो बेसिकली यहाँ पे जो x और y सेट है वे दोनों के दोनों सेट ए के एलिमेंट है। अब यहां से हमारे पास एक कंडीशन तो आ गई। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स देखो, वे एलिमेंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कौन कौन से एलिमेंट है वो? सबसे पहला एलिमेंट तो आएगा 2 3, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 5। इसके बाद एलिमेंट क्या आएगा 3 2। केवल ये दो एलिमेंट इस ए क्रॉस ए के हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे पास बन के आया है ना, ये ही है रिलेशन। तो रिलेशन बेसिकली कुछ नहीं होता, बस ए क्रॉस ए का एक सबसेट है जो कंडीशन लगाने पे मिलता है। कंडीशन हमें गिवन होगी, कंडीशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को छांट लेंगे और वो ही रिलेशन बन पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिलेशन बेसिकली आपको आइडिया लगा कि रिलेशन कैसे बनता है। अच्छा, इस रिलेशन आर के अंदर अब देखो ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स की कुछ खास बात होती है। वे खास बात क्या है? सबसे पहली बात, ये जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट रहेगा, और ये सेकंड वाला एलिमेंट सेट बी का। लेकिन यहाँ पे तो दोनों सेट हमने ए ही ले रखे हैं, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, ओके। ये सेट ए का एलिमेंट, ये भी सेट ए का एलिमेंट, ये अच्छा ये बात तो चलो हो गई, रिलेशन आपने बना दिया। और भी रिलेशन बन सकते हैं इससे। मान लिया रिलेशन वन हो गया, ये भी रिलेशन वन हो गया। दूसरे रिलेशन बनाने के लिए दूसरी कंडीशन ले लेते हैं इसमें। ठीक है, दूसरी कंडीशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक्स वाई सच दैट x plus y less than 6 where x and y both element belongs to a। अब इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले एलिमेंट R2 में लिख दीजिए, और R2 हमारे पास एक दूसरा रिलेशन आ जाएगा इसी सेट के ऊपर, ए क्रॉस ए के ऊपर। तो चलिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें? x प्लस वाई लेस देन 6 होना चाहिए, तो 1 प्लस 1 इज लेस देन 6, 1 प्लस 2 इज लेस देन 6, 1 प्लस 3 इज लेस देन 6, 2 प्लस 1 इज लेस देन 6, 2 प्लस 2 is less than 6, 2 plus 3 is less than 6, 3 plus 1 is less than 6, 3 plus 2 is less than 6, बट 3 इसके अंदर नहीं आएगा। तो बेसिकली R2 बन गया हमारे पास एक दूसरा रिलेशन। अच्छा, हमने एक ही सेट पर दो रिलेशन डिफाइन कर दिए, तो किसी रिलेशन R पर हम कितने एलिमेंट डिफाइन, अच्छा किसी सेट A पर हम कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं? तो बेसिकली इसके लिए हमें टोटल सबसेट्स निकालने पड़ेंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ओके, अब ये जो एक रोस है, इस एक रोस ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 9 एलिमेंट हैं। अब इसका टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं? 2 की पावर 9 रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो अगर किसी भी रिलेशन के, किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछे जाएं तो 2 की पावर उसके एलिमेंट्स जो भी है, ठीक है, या टोटल सबसेट्स जो बन सकते हैं। तो अब आप कंडीशन के हिसाब से रिलेशन फाइंड कर सकते हो। इसके बाद जो आगे निकल के आता है वो निकल के आता है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज बताने के लिए हमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो फिर से एक एग्जांपल लेट कर लेते हैं, और एग्जांपल लेट करते हैं हम वही जो हमने अभी लेट किया था, 1 2 ए। चलो ये कर लेते हैं 1 2 ए, ठीक है, या ए रहने दो, 1 2 6, 1 2 6 ले लो, 1 2 6। अब आप एक रोज ए फाइंड करोगे, एक रोज ए फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले आएगा 1 1, फिर आएगा आपका 1 2, फिर आएगा आपका 1 6, उसके बाद आएगा आपका 2 1, उसके बाद आएगा आपका 2 2,
उसके बाद आएगा आपका 2 6, उसके बाद क्या एलिमेंट आएगा आपका 6 1, उसके बाद 6 2 एंड इसके बाद 6 3 एलिमेंट आएगा। ठीक है, ओके 6 एलिमेंट आ गया। ये आ गया 6 3। ठीक है, 6 3 6 6, हाँ हाँ 6 6 एलिमेंट। ओके, अब यहाँ से रिलेशन की कंडीशन बनाओ। रिलेशन की कंडीशन मान लिया, ये हो गया हमारा अच्छा एक बात और, ये रिलेशन जो है वो एक रो से का सबसेट ही तो है। अच्छा पीछे देखते हैं, चलो देखो, यहाँ से तुमने रिलेशन बनाया R1, और ये R1 रिलेशन एक रो से का सबसेट है नहीं? देखो क्यों नहीं है, मतलब क्यों है देखो, क्योंकि 2 3 और 3 2 एलिमेंट, ये दोनों के दोनों एक रो से के एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये है रिलेशन R1 तो एक रो ए का सबसेट है। क्या रिलेशन R2 भी एक रोस ए का सबसेट था? देखिए, इस रिलेशन R2 के सभी एलिमेंट एक रोस ए में हैं, तो इसका मतलब रिलेशन R2 भी सबसेट है एक रोस ए का। और ये तो हमने पहले ही देखा था, इसकी डेफिनेशन में यही है कि रिलेशन तो तभी बनेगा जब एक रोस ए का सबसेट आएगा कंडीशन लगा के, तो रिलेशन तो एक रोस ए का सबसेट होगा ही होगा। अब एक्स वाई पे हमने कंडीशन लगाई है कि एक्स प्लस वाई इज लेस देन 6 मान लिया, ये लेस देन 7 मान लो, लेस देन 6 ही मान लो चलो। अब यहाँ से इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सबसे पहला एलिमेंट आएगा 1 1, क्योंकि इन दोनों का सम लेस देन 6 है। फिर एलिमेंट आएगा आपका 1 2, 1 6 नहीं आएगा। फिर आएगा 2 1, फिर आएगा 2 2, और कोई सब एलिमेंट आएगा? बस यही एलिमेंट आएंगे रिलेशन आर के अंदर। अब इस रिलेशन आर की डोमेन क्या है? क्या है इस रिलेशन आर की डोमेन? तो डोमेन बेसिकली हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है रिलेशन आर के अंदर, हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन का एलिमेंट होता है। तो डोमेन का एलिमेंट क्या आएगा इसमें? 1, और ये तो 1 ही है, मतलब रिपीट तो करते नहीं है हम सेट के अंदर, और ये क्या आएगा 2। तो इस रिलेशन की डोमेन क्या आएगी? इस रिलेशन की डोमेन आएगी 1 एंड 2, मतलब सेट आएगा 1 2 का। अब बात करते हैं रेंज की। किसकी? रेंज ऑफ रिलेशन आर। अब रिलेशन आर की रेंज क्या है? जो सेकंड नंबर पे लिखे हुए हैं ना एलिमेंट, ये सेकंड नंबर पे लिखे हुए एलिमेंट ही इस रिलेशन आर की रेंज है। देखो कितना मजेदार है ना, पहले नंबर पे लिखे हुए हैं डोमेन, सेकंड नंबर पे लिखे हुए हैं रेंज, इतना मजेदार तो है रिलेशन। तो इस रेंज आर के अंदर आएगा आपका 1 एंड 2 एलिमेंट। ठीक है, देखो 1 2 1 2, तो बेसिकली डोमेन और रेंज तो इसकी इक्वल आ गई। हो सकता है कि रिलेशन में डोमेन रेंज अलग अलग आ जाए, उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डोमेन और रेंज कैसी भी आ सकती है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए कि रिलेशन आर के अंदर लिखे हुए सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट तो डोमेन का एलिमेंट है, और सेकंड नंबर पर लिखा हुआ एलिमेंट रेंज का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी डोमेन एंड रेंज। अच्छा एक चीज और होती है आपकी कोड डोमेन। क्या होती है आपकी? कोड डोमेन। तो कोड डोमेन, ये जो सेकंड नंबर पर लिखे हुए एलिमेंट है ना, ये सेट ए के एलिमेंट है, और ये पूरा का पूरा सेट ए ही कोड डोमेन है। ये पूरा का पूरा सेट ए ही है क्या? कोड डोमेन, यानी कि 1 2 6 आ जाएगा हमारा कोड डोमेन के अंदर। तो डोमेन रेंज एंड कोड डोमेन आपको पता चला। एक एग्जांपल से और समझते हैं, इस बार हम दो सेट अलग अलग लेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक सेट है हमारे पास 1 4 9, और मान लीजिए बी हमारे पास एक सेट है 2 6 एंड 8। ठीक है, अब आपको यहाँ से एक क्रॉस बी फाइंड करना है सबसे पहले, तो एक क्रॉस बी फाइंड कर सकते हो आप 1 2 1 6 1 8। इसके बाद क्या आएगा? 4 2 एंड 4 6 एंड 4 8। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा आपका 9 2 9 6 एंड 9 8। ठीक है जी, हमारे पास ये एक वो बन गया, ए क्रॉस बी कार्डिनल प्रोडक्ट आ गया। अब कोई कंडीशन लगा लेते हैं रिलेशन बनाने के लिए। कंडीशन मान लो, कुछ भी बना लो, सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लिख लेते हैं। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये हमारे पास रिलेशन की कंडीशन हो गई। अच्छा, जहां पर एक्स तो एलिमेंट है किसका? एक्स एलिमेंट है सेट ए का, और वाई एलिमेंट है आपका सेट बी का, वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। तो इस रिलेशन आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? इस रिलेशन आर के अंदर आएंगे कौन कौन से एलिमेंट? देखो 1 2 नहीं आएगा, 1 6 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो 10 से बड़ा चाहिए सम, लेकिन 1 और 2 का सम तो 3 है, बहुत छोटा। 1 6 7 बैठेगा, ये 9 ये 6 ये आएगा 10, तो एक एलिमेंट इसके अंदर आएगा 4 6।
एक एलिमेंट आएगा 4 8, एक एलिमेंट आएगा 9 2, एक एलिमेंट आएगा 9 6 और एक एलिमेंट आएगा आपका 9 8 जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इस रिलेशन के अच्छा, अब इसकी डोमेन बता सकते हो, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो डोमेन क्या बताओगे आप? अब तो आप देखते ही बता दोगे, 4 9 है सर इसकी डोमेन। गजब। अब इसकी रेंज बताइए, रेंज ऑफ रिलेशन आर, रेंज भी बता सकते हो आप इसकी। अब रेंज क्या होगी? सेकंड नंबर पर लिखे हुए एलिमेंट 6 8 2, 6 8 2, तो ये होगी आपके पास रेंज। अब बात करते हैं कोडोमेन की। तो सेकंड नंबर पे लिखे हुए एलिमेंट 682 सेट बी के एलिमेंट आएंगे, क्योंकि सेकंड नंबर पे लिखे हुए एलिमेंट तो सेट बी के ही होते हैं, और पूरा का पूरा सेट बी ही आपका कोडोमेन होता है। मतलब ये सेकंड नंबर का जो सेट होगा ना, वो ही कोडोमेन होता है हमेशा। सेकंड नंबर का सेट पूरा कोडोमेन होगा। बात समझ में आ गई? तो आपको डोमेन रेंज के बारे में पता चला। देखते, तो ये तो हमारा, अच्छा इसमें एक चीज और पढ़ सकते हो आप, जैसे कि आपके पास एक रिलेशन है आर। देखो ये जो रिलेशन आर हमने लिखा हुआ है ना, ये रिलेशन आर की कौन सी फॉर्म है? ये रिलेशन आर की सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि हमने इसमें प्रॉपर्टी बताई हुई है। और जिसमें हम प्रॉपर्टी बताते हैं ना किसी सेट की, वो सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं उस फॉर्म को। तो ये बेसिकली हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म है आपकी? ये आपकी रोस्टर, ये टेबल फॉर्म। तो किसी भी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आपके टेबल या रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपने ये रिलेशन लिखा है यहाँ पे, ये रिलेशन क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। और ये रिलेशन क्या है आपका? मतलब है तो दोनों सेम ही। तो ये है आपकी रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म, और ये आपकी रोस्टर फॉर्म। जैसे कि ये रिलेशन R1 है, ये रिलेशन R1 की ये वाली, ये तो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। और रिलेशन R1 की ये वाली फॉर्म कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। जिसमें आपने एलिमेंट लिख दिए वो हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म, और जिसमें आपने प्रॉपर्टी लिख रखी है वो हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रही हमारी आज की क्लास। आई होप को आपको रिलेशन फंक्शन पढ़ के मजा आया होगा। इसके आगे की भी, अच्छा क्लास 11th का तो यहाँ पे रिलेशन खत्म हो जाता है। इससे आगे अभी हमें 12th का रिलेशन और पढ़ना है। 12th में रिलेशन के बारे में और भी बातें हैं। ठीक है, 11th क्लास के लिए तो यहाँ पे रिलेशन हो जाता है खत्म, लेकिन 12th के लिए रिलेशन अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। वे स्टूडेंट्स जो सीयूईटी एनडीए आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि एकदम बेसिक है, और बेसिक समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। स्टूडेंट्स, आई होप को आपको ये समझ में आया हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इन्हीं तरीके की मजेदार वीडियो के लिए। ओके, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जितनी वीडियोस आपके पास आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।